जय हिंद दोस्तों, एमडी टू रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी सीरीज़ की 9th वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 5 जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 1 में हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस कर चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमने पार्ट 2 में कर लिया था, प्लेट्यू पठार हम पार्ट 3 में कर चुके हैं। पार्ट 4 में हम कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स करेंगे। तो दोस्तों, होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। MD2 रीडर पब्लिकेशन और साथ में VR लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। VR लर्निंग हब का और साथ में जियोग्राफी सीरीज़ की सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप सभी VR लर्निंग हब को और साथ में मेरी सारी वीडियोस आप देख सकते हो लिंक से। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स पार्ट 4। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कोस्टल प्लेन्स, जिनको हम समुद्री तटीय रेखा के मैदान भी बोलते हैं, वो किन किन राज्यों में फैले हुए हैं। वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों, साथ में हम कुछ आइलैंड्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स की, अंडमान एंड निकोबार, श्रीहरिकोटा द्वीप, कलाम द्वीप, पंबन द्वीप और अरेबियन सागर के लक्षद्वीप और खंबात की खाड़ी में कुछ द्वीप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स। तटीय मैदान क्या होते हैं हम? तटीय मैदान एक प्रकार का समतल भूमि है जो कि सी कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ में, समुद्री मैदान के बिल्कुल, समुद्री तट के बिल्कुल साथ साथ में चलता है। और हमारा जो इंडिया को कोस्टल प्लेन है वो पेनिनसुला प्लेट्यू के बिल्कुल वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के बीच में उनके साथ साथ लाई करता है। और इसका एक्सटेंड, इसका लगभग लंबाई है 6150 किलोमीटर, जो कि रन ऑफ कच्छ पश्चिम से लेकर वेस्ट बंगाल पूर्व तक फैला हुआ है। आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर है और बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ तक हमारा ये गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। ये सारा का सारा एरिया इसमें कवर है, आप देख सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का एरिया आ जाता है। हमने इसको दो भागों में बांटा है, पहला है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। और हम कल बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पर बीच में नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के एरिया में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। अब देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन इसका जो समुंदर से लहरें उठ के आती हैं उनसे फॉर्मेशन हुआ है। वो साथ में कुछ अपने बहाकर लेके आती हैं, ईंट कंकर पत्थर, जो उनका डिपॉजिट होता है, तब उनसे फॉर्मेशन हुआ है। साथ में इरोजनल होता है, इरोजन होना, वहाँ से भूमि का कटाव होना, जिसकी वजह से प्लेन्स का निर्माण हुआ है। और साथ में जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पठारीय नदियाँ हैं, उनसे बहाकर लाए गए सेडिमेंट्स से भी इसका निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, तो वो गुजरात का है। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया, समुद्री तट गुजरात का है। और इसकी महत्वपूर्ण क्या है, वो है रिच फर्टाइल सोइल, काफ़ी उपजाऊ भूमि है यहाँ की। और साथ में डिपॉजिट्स हैं किसके? मिनरल ऑयल्स के। अब हम बात करेंगे इंडियन आइलैंड की। आइलैंड के बारे में हम मैप में देख चुके हैं कि अंडमान एंड निकोबार सागर, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप हमारा बे ऑफ बंगाल में है, कलाम द्वीप है और श्रीहरिकोटा द्वीप है, पंबन द्वीप है, लक्षद्वीप है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और भारत में लगभग टोटल आइलैंड्स 1208 हैं, जबकि ऑफिशियली 247 आइलैंड है, जिसमें से 204 आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंदर हैं। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार की। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में। देखिए दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार को 4 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान।
इन सभी में जो साउथ अंडमान है तीसरे नंबर पर आता है, उसमें इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये इसकी सबसे बड़ा शहर भी है अंडमान एंड निकोबार का। अंडमान एंड निकोबार भारत में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भी है, और इसका एरिया लगभग 8,250 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये थाईलैंड और म्यांमार से अंडमान सागर से विभाजित किया गया है। आप मैप के अंदर देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में म्यांमार है, साथ में यहाँ पर थाईलैंड है, जिससे इसको डिवाइड मतलब विभाजित किया गया है वो है अंडमान सी, अंडमान सागर है, इन दोनों के बीच में है। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। इसको दो भागों में बांटा गया है, वो है अंडमान आइलैंड और दूसरा निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड इन दोनों को 10 डिग्री चैनल से डिवाइड करता है। हम चैनल वाले टॉपिक में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 10 डिग्री चैनल की लगभग विड्थ है वो 150 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, और सिर्फ अगर हम अंडमान आइलैंड की बात करें तो ये 4 आइलैंड से मिलकर बना है, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद आता है 10 डिग्री चैनल और उसके नीचे आता है फिर निकोबार। इसकी अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी है, सैडल पीक के नाम से हम उसको जानते हैं, और लगभग 732 मीटर की उसकी हाइट है, और नॉर्थ अंडमान आइलैंड में ये सिचुएटेड है। इसका एरिया है लगभग 6170 किलोमीटर स्क्वायर, और लगभग ये 325 मिनी आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप, 325 आइलैंड्स का ग्रुप है ये। इसके अंदर कुछ वोल्केनो भी हैं। वोल्केनो होते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है वो है नार्को डैम और बैरन आइलैंड। जो नार्को डैम है वो एक डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो होती है कि कभी भी फट सकती है, और आज के समय ये अभी कई दिनों से फटी नहीं है। और बैरन आइलैंड है वो एक्टिव आइलैंड है, एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो होता है कि वो लगातार वहाँ से फटती रहती हैं। ये नार्को डैम और बैरन जो है वो नॉर्थ और मिडल अंडमान के ईस्ट में लोकेट करती हैं, पूर्व में है। नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड, जो कि म्यांमार का एक हिस्सा है, उससे सेपरेट करता है कोको चैनल। चैनल वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे निकोबार आइलैंड की। निकोबार आइलैंड को 2 भागों में बांटा गया है, पहला कार निकोबार, दूसरा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसके अंदर पार्सन पॉइंट भी आता है। पार्सन पॉइंट साथ में इसको पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें लगभग 325 मिनी आइलैंड्स हैं। और अगर हम सिर्फ निकोबार का एरिया की बात करें तो वो है लगभग 1765 किलोमीटर स्क्वायर। अंडमान एंड निकोबार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम पंबन द्वीप की ओर। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जानते हैं, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये लाई करता है, पाक स्टेट में, पाक जल संधि में है ये। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं इसको। पंबन द्वीप हमारा श्रीलंका और भारत के बीच में है। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु के बिल्कुल लास्ट में है। इसका एरिया लगभग 96 किलोमीटर है, और तमिलनाडु की रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करती है, और इसका लास्ट पॉइंट धनुषकोटी है। इसकी मैक्सिमम लेंथ लगभग 30 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे कलाम द्वीप की। कलाम द्वीप सर APJ अब्दुल कलाम के नाम से व्याख्यात है, और व्हीलर आइलैंड के नाम से भी इसको हम पहले जानते थे। व्हीलर एक कमांडेंट था अंग्रेजी सेना में ब्रिटिश रूल के टाइम पर, उसके नाम से आइलैंड था, जिसका नाम बदलकर अभी कलाम द्वीप कर दिया गया है सर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। ये उड़ीसा के कोस्ट में लाई करता है, तटीय मैदान में ये आता है, और इसका एरिया लगभग 390 एकड़ है। लेंथ इसकी 2 किलोमीटर है, और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो एक मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आर्म्ड फोर्सेस 3 भागों में बटी हुई है।
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, तीनों की यहाँ पर टेस्टिंग रेंज है कलाम द्वीप की। आप मैप में इसको उड़ीसा के अंदर पाओगे। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में कलाम द्वीप है, जिसे पहले न्यू व्हीलर द्वीप भी बोलते थे। अब फिर से चलते हैं, कलाम द्वीप हमारा हो गया है। अब बात करेंगे हम श्रीहरिकोटा द्वीप की, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी इसको जानते हैं, और यहाँ पर इसरो का सेंटर भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है यहाँ पर, और ये एक प्रकार का बैरियर आइसलैंड है। बैरियर आइलैंड होता है कि बाधा वाला आइलैंड, जो कि भारत के समुद्री तट के बिल्कुल साथ में है। और अब हम बात करेंगे न्यू मोरे आइलैंड की, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। अभी तक बांग्लादेश इस पर अपना अधिकार जमाता हुआ आया है। अब हम चलते हैं आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर के द्वीपों के बारे में हम बात करेंगे। अरब सागर भारत के वेस्ट में है। यहाँ पर लक्षद्वीप मेन आइलैंड है, जो कि लाक्षद्वीप सागर के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के को लेकर। हम लक्षद्वीप आइलैंड को लाक्षद्वीप के नाम से भी जानते थे पहले, मिनिकॉय आइलैंड के नाम से भी जानते थे, और अमेनी द्वीप आइलैंड के नाम से। ये कुल मिलाकर लाक्षद्वीप सागर के अंदर सिचुएटेड है। इसकी कैपिटल जो है वो कावरती है, और इसका एरिया लगभग 32.62 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें 36 कोरल आइलैंड्स, कोरल होता है मूंगा, एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, एक प्रकार का जीव है मूंगा, जो मरने के बाद में ग्रुप में रहता है और मरने के बाद में पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और पानी के अंदर तैरता रहता है, जिसके बाद में एक प्रकार का द्वीप बन जाता है काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होने के बाद में। और इसकी लक्षद्वीप की जो सबसे बड़ा शहर है वो एंड्रोइड है। कोरल आइलैंड मैं आपको बता चुका हूँ, कोरल रीफ से मूंगा से बना हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना हुआ है। और भारत के अंदर जितने भी द्वीप हैं, अंडमान निकोबार है, खंबात की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, ये सब के सब कोरल आइलैंड्स हैं। अब हम बात करेंगे सालसेट द्वीप की, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और इसका एरिया मुंबई और ठाणे के अंदर आता है। मुंबई और ठाणे एक तरीके से सालसेट द्वीप के ऊपर बसा हुआ है, जो कि 619 किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है। और ये काफ़ी पॉपुलेटेड द्वीप है। भारत के वर्ल्ड के लगभग सभी पॉपुलेटेड द्वीप में जनसंख्या से भरे हुए द्वीप में आता है ये सालसेट द्वीप। अब हम बात करेंगे आलिया बेट आइलैंड की। आलिया बेट आइलैंड खंबात की खाड़ी में है, गुजरात के एरिया में ये आता है, और नर्मदा रिवर के पास में ये सिचुएटेड है, और इसका एरिया लगभग 3.5 एकड़ है। इसके साथ में एक रिवराइन आइलैंड भी है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, आसाम में। वह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बारे में हम ब्रह्मपुत्र नदी की जब हम बात करेंगे उस टाइम पे हम उसकी बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होते हुए, होप आप सभी को समझ आई होगी और काफ़ी अच्छी भी लगी होगी। वी आर लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, MD2 रीडर को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जियोग्राफी की सीरीज़ जो हमारी चली हुई है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बायो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन सभी को जाके देखें आप एक बार। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।